हेलो टीचर्स। आज देखते हैं हम लोग चैप्टर 10 को, जो आपके गति से रिलेटेड है क्लास 6 का। और लगभग क्लास 6 के जो आपके साइंस का टॉपिक है, साइंस की बुक है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की, तकरीबन समाप्त होने के कगार पर है। 2-3 चैप्टर और है, उसको भी हम कवर कर देंगे। तो आज 10th चैप्टर में हम लोग गति के मोशन के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको मिले हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का, उसको लेकर हम आए हैं क्लास 6 से। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुत्ते के पूंछ के हिलाने की गति कौन सी गति है। आप अगर कुत्ते को देखे होंगे तो देखते होंगे ध्यान से कि उसके पूंछ के हिलाने की गति को थोड़ा सा स्मरण कीजिए कि वो किस तरह अपनी पूंछ को हिलाता है। तो हमेशा देखेंगे कि कुत्ते अपने पूंछ को इस तरह से, इस वे में हिलाते हैं, है ना। बिल्कुल जस्ट लाइक आप एक मछली का जो पूंछ हिलता है, पकड़े जाने के बाद मछली जो पूंछ हिलाती है, बिल्कुल उसी वे में वो हिलाते हैं। तो वो गति कौन सी होती है, घूर्णन गति, बी वृत्तीय गति, सी रेखीय गति, या फिर दोलन गति। अगर हम घूर्णन गति की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं होता है, वृत्तीय गति नहीं होता है, रेखीय गति नहीं होता है, तो ये होगा दोलन गति। जब भी वह वैसी गति जो अपने पॉइंट से आगे पीछे की ओर दोलन करती है, आगे पीछे की ओर, तो ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। तो कुत्ते के पूंछ की गति बिल्कुल वैसे ही होती है, आगे पीछे की ओर। उसका मतलब इस तरह से, इस वे में, कभी इस साइड जाती है, कभी इस साइड जाती है। तो इस वे में, जैसे घड़ी के पेंडुलम होता है, बिल्कुल उस प्रकार की गति। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। गतिशील का मतलब कि जहां पर गति करती हो वस्तुएं, है ना, जहां पर वस्तुएं गति की अवस्था में है। तो जैसे उड़ती हुई चिड़िया, तो ये बिल्कुल है। अगर चिड़िया उड़ रही है तो इसका मतलब गति में है, मोशन में है। दूसरा है चींटी की गति, तो चींटी अगर चल रही है तो इसका मतलब चींटी की गति, मतलब चींटी गति में है, इसका मतलब चल रही है, तो गति की अवस्था में तो है ही। तीसरा है घड़ी, और चौथा है घड़ी की सुई की गति। तो घड़ी की सुई भी निरंतर चलते रह रही है, तो इसका मतलब वो भी गति में है। लेकिन घड़ी की अगर बात किया जा रहा है तो घड़ी कोई गति की अवस्था में नहीं रहता है ना, तो घड़ी की कोई गति यहाँ पर नहीं होगी, तो ये गतिशील वस्तु की श्रेणी में नहीं आएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही कथन का चयन करें। पहला है वाहन, सरल रेखीय गति। दूसरा है पंखा, आवर्त गति। तीसरा है झूला की गति, वर्तुल गति। तो इसमें अगर हम पहले वाहन की बात करते हैं तो सरल रेखीय गति, तो पहले सरल रेखीय गति को आप जान जाइए, इसका बेसिक क्या होता है। तो सरल रेखीय गति मतलब क्या हो गया, सीधे एक समान गति से, मतलब कोई वस्तु सीधी रेखा में अगर चल रही है तो वो सरल रेखीय गति होती है। तो वाहन सीधी चल सकती है, बिल्कुल चलती है वाहन सीधा। तो वाहन अगर सीधा चल रहा है तो उसका मतलब उसकी गति कौन सी होगी, सरल रेखीय गति हो। तो ये तो राइट है। दूसरा पंखा, आवर्त गति। तो अभी हम आवर्त गति के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए ना। तो आवर्त गति की अगर बात करते हैं तो आवर्त गति पंखे की गति नहीं होगी, क्योंकि आवर्त गति क्या होता है, आगे पीछे की ओर जो गति करती है उसे आवर्त गति कहते हैं। तो पंखा आगे पीछे की ओर नहीं, वो क्या करता है, एक निश्चित पॉइंट पर घूर्णन करता है, तो वो आवर्त गति नहीं हो सकता है, ये गलत है। तीसरा है झूला की गति। अगर झूले की गति की बात करें तो वर्तुल गति। वर्तुल गति झूले की गति नहीं होती, क्योंकि झूले की गति आगे पीछे की ओर होती है, तो ये गति वर्तुल गति नहीं होगी, बल्कि ये आवर्त गति की श्रेणी में आएगा। तो ये भी आपका गलत है। तो इसका मतलब केवल एक सही है, आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, गज या फुट। तो लंबाई का अगर एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पर एसआई को समझ ले बेसिक के रूप में। एसआई क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब एक ही मापांक जो पूरे अंतरराष्ट्रीय, मतलब पूरे दुनिया में कह सकते हैं कि जिसका इस्तेमाल एक समान रूप से किया जाता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। तो एसआई की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, आपका मीटर होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में वर्तुल गति कौन सी है, साइकिल की गति, बी सिलाई मशीन की गति, सी घड़ी के सुई की गति, या डी कोई नहीं। तो पहले वर्तुल गति को आप समझें कि वर्तुल गति क्या होता है। देखिए वर्तुल गति क्या होता है, कोई वस्तु जब वृत्तीय अवस्था में, एक वृत्त है और उस वृत्तीय अवस्था में, मतलब वृत्त के ही चारों ओर इस तरह से जब वो गति करती है एक निश्चित दूरी पर, तो ऐसी गति को हम वर्तुल गति कहते हैं।
एक वृत्तीय आकार में जब कोई वस्तु गति करती है तो ऐसी गति को हम वर्तुल गति कहते हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि घड़ी के सुई की गति को अगर बात करें तो यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ से सुई है, तो ये सुई निश्चित दिशा में, ये देखिए, वृत्तीय आकार में गति कर रही है। इस वजह से घड़ी की सुई की गति क्या हो जाएगी, वर्तुल गति का उदाहरण है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सिलाई मशीन के सुई की गति। तो सिलाई मशीन के सुई की गति अगर आप देखेंगे कि सुई जो होती है तो वो अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे की ओर इस तरह से गति करती है। तो एक निश्चित पॉइंट पर जब अपने ही गति को बार बार दोहराया जाए तो ऐसी गति को हम आवर्त गति कहते हैं। तो सिलाई मशीन के सुई की गति कैसी गति होती है, आवर्त गति। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है घूर्णन गति का उदाहरण क्या है। तो पहले आप घूर्णन गति को समझ लें कि घूर्णन गति क्या होता है। देखिए, घूर्णन गति की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक निश्चित पॉइंट से, ये एक पॉइंट हो गया, और इससे समान दूरी पर जब कोई वस्तु लगातार अपने ही गति को दोहराती रहती है तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, जैसे घड़ी के सुई की गति ये वर्तुल गति है, ठीक है, लेकिन अगर हम घड़ी के अगर बात करें कि संपूर्ण गति की अगर बात करें तो वो घूर्णन गति का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक निश्चित पॉइंट हो गया घड़ी का, इस घड़ी के सुई का, और सुई की एक निश्चित दूरी हो गई। अब ये सुई क्या है, इसी पॉइंट पर लगातार अपना चक्कर लगाते रहती है, मतलब अपनी गति को दोहराते रहती है। तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति कह सकते हैं, जैसे घड़ी की सुई की गति। तो ये भी क्या, ये क्या है, घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। दूसरा, टेबल फैन की गति। तो आप फैन की अगर बात करें तो फैन भी एक निश्चित पॉइंट पर, जैसे एक निश्चित पॉइंट पर ये लगातार इस तरह से घूर्णन करता है, अपनी गति को दोहराता है। तो टेबल फैन की गति भी क्या हो जाएगी, घूर्णन गति ही होगी। रहट के बैल की गति, अगर जैसे रहट का बैल क्या होता है, यहाँ पर कि गांव देहातों पे देखेंगे जब अनाज नया नया होता है तो बैल को, पहले, अभी तो नहीं होता है, मशीनों से सारा काम होने लगा है, लेकिन एक खूंटे में गाड़ दिया जाता था और खूंटा गाड़ के फिर उस बैल को चारों तरफ चलाया जाता था, जिससे अनाज जो होता था वो भूसी से अलग हो जाता था। ठीक है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति ही कहेंगे, क्योंकि वो एक निश्चित पॉइंट पर लगातार अपने गति को दोहरा रहा है, इसलिए वह गति भी क्या हो जाएगी, घूर्णन गति ही होगी। तो तीनों इसका राइट है, सभी इसका आंसर होगा डी नंबर, घूर्णन गति का उदाहरण तीनों ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में लंबाई नापने का प्राचीन तरीका कौन सा है। पहला नंबर पैर की लंबाई, दूसरा उंगली की लंबाई, तीसरा हाथ की लंबाई, या डी सभी। मतलब प्राचीन काल में लंबाई को किससे नापा जाता था। तो प्राचीन काल में लंबाई को तीनों से ही नापा जाता था। पैर की लंबाई से भी लंबाई को नापा जाता था, उंगली से भी लंबाई को नापा जाता था, और हाथ से भी लंबाई को नापा जाता था। मतलब एक निश्चित जो क्वांटिटी होती थी वो कितनी लंबी है, उस लंबाई के हिसाब से ही हम मेजरमेंट करते थे। अगर छोटा चीज़ चाहिए तो हम उंगली से नाप लेते थे, थोड़ा बड़ा चीज़ चाहिए तो हम हाथ से नाप लेते थे, और बड़ी चीज़ चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए तो हमें फिर क्या करना पड़ता था, पैर की लंबाई का सहारा लेना पड़ता था। तो प्राचीन काल में तीनों का उपयोग किया जाता, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला है लंबाई के नापने का आधुनिक तरीका कौन सा है। आजकल के डेट में हम लंबाई को किस से नापते हैं, मिलीमीटर से, सेंटीमीटर से, मीटर से, या सभी। तो जो पहले था वही आज भी है, बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि पहले की निश्चित एक नाम नहीं था, एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, और अभी के डेट में स्टैंडर्ड यूनिट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट में तो वही सभी आते हैं। अगर छोटा मेज़र चाहिए, छोटी लंबाई नापना है, बड़ी लंबाई नापना या बहुत बड़ी लंबाई नापना है, तो हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का प्रयोग कर लेते हैं। तो तीनों ही इसका राइट आंसर, इसका भी डी ही होगा, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में सही कथन का चयन करें। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 गज बराबर 36 इंच, 1 फुट बराबर 12 इंच, इसमें से कौन सा सही है। केवल एक और दो, 2 और 3, 1 2 3, तीनों। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल राइट है। 1 इंच के बराबर इतना सेंटीमीटर होता है, और 1 गज बराबर कितना होता है, 36 इंच, ये भी सही है। ठीक है,
तीसरा है 1 फुट बराबर 12 इंच, तो ये भी बिल्कुल राइट है, 1 फुट बराबर 12 इंच ही होता है, तो इसका भी आंसर डी ही होगा। तीनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ताकि क्लास 7 और 8 को भी हम कवर करवा पाएँ। रही सक्षमता परीक्षा अति शीघ्र ही होने वाली है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अपने कंसंट्रेशन करें अपनी पढ़ाई पर, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर व्यतीत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी सब्जेक्ट के जो वीडियोस है साइंस के अलावा, मैथ के भी वीडियोस लगातार आएंगे हमारे। कुछ दिन मैंने गैप कर दिया था, और इसका रीज़न था कि कुछ बिजी भी हो गए थे, समय पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रहा था, और क्षमता परीक्षा के बारे में कुछ एक ठोस निर्णय नहीं लिया गया था कि कैबिनेट में विस्तार, मतलब कैबिनेट में क्लियर नहीं किया गया था कि सक्षमता परीक्षा होगा या नहीं। अब तो क्लियर है कि सक्षमता परीक्षा होगा, निश्चित रूप से होगा, और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये जनवरी के लास्ट वीक में हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कौन सी गति कहलाता है? तो हम इसके बारे में डिस्कस किए थे कि एक निश्चित पॉइंट पर जब कोई वस्तु अपने गति को लगातार दोहराती है, तो ऐसी गति को हम लोग कौन सी गति कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को हम घूर्णन गति ही कहेंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या कोई नहीं? तो गति का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, स्केल में 1 सेंटीमीटर के कितने भाग होते हैं? स्केल में एक कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो उसमें 1 सेंटीमीटर में कितने भाग होते हैं? तो उसको काउंट करके देखिए आप कितने होंगे, 9, 10, 11 या 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 भाग होते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूर्णन गति में वस्तु की गति कैसी होती है? स्वयं अपने अक्ष पर, किसी अक्ष के परित, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? घूर्णन गति की बार अभी हमने बात किया है कि घूर्णन गति का पहला जो इसका थेसिस होता है कि वो स्वयं अपने अक्ष पर, मतलब एक निश्चित पॉइंट पर ही वो उसके चारों तरफ घूमती है। तो ये पहला, तो ये राइट है, स्वयं अपने अक्ष पर। दूसरा है किसी अक्ष के परित, ये किसी अक्ष के परित भी घूम सकती है। तो दोनों ही इसका राइट होगा, ए और बी दोनों। घूर्णन गति में वस्तु की गति कैसी होती है? तो स्वयं अपने अक्ष पर भी हो सकती है और किसी अक्ष के परित भी हो सकती है। तो आज 15 क्वेश्चंस का सेट था, और मेरे ख्याल से इसमें जितने एनसीईआरटी और आपके बिहार टेक्स्ट बुक से जितने क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू जितने इंपॉर्टेंट बने, मैंने सारे क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें चैप्टर 10 में कर लिया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्लास 6 में। हाँ, 7 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 8 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आज चैप्टर 10 का इतने ही क्वेश्चंस थे। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।